आज के जो सिख हैं वो बाबा जी की इबादत करते हैं या जो उनकी तलीमात थी उनकी इबादत करते हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। बाबा जी ना तो ख़ुद ये चाहते थे, उन ना तो वो अपनी कोई खुदा न खास्ता पूजा पाठ करवाना चाहते थे, ना बाबा जी कोई अपने आप को ऐसा कोई बहुत डीटी समझते थे, ना वो चाहते थे कि उनके फॉलोअर्स ये समझें। मैंने बताया ना, वो एक मुर्शिद, एक गुरु, एक टीचर थे, और लोगों से भी ये एक्सपेक्ट करते थे कि वो उनकी जो तालीमात हैं वो उनको ऐसे ही लें जैसे एक टीचर की तालीमात होती हैं। तो वो जो अगर सिख मज़हब के अंदर जो लोग करते भी हैं, वो बाबा जी की तालीमात ही को, ग्रंथ साहब को, या ग्रंथ साहब के अंदर, अच्छा ग्रंथ साहब भी खैर ये बाद वाले जो गुरु आए जिन्होंने, जैसे अर्जुन देव जी थे या बाकी लोगों ने भी जो ग्रंथ साहब के अंदर एडिशन की, उन्होंने पूरी बहुत से लोगों की शायरी को उसके अंदर, बहुत से लोगों के अश्लोकों को, बहुत से लोगों की तालीमात को उसके अंदर समोया है। वो सिर्फ बाबा जी की तालीमात ही नहीं है, जो भी उनके नज़रिए को, उनके मकसद को, या उनकी जो तालीमात है उनको सूट करती थी, जैसे कबीर की भी उनके अंदर शामिल हैं जो अश्लोक हैं, तो सब कुछ उसके अंदर। यहीं से पता चलता है कि वो आम लोगों के लिए, आम लोगों की ज़िंदगियों से मुस्तार, आम लोगों के ख़यालात को एनलाइटन करने के लिए कुछ, या उनको जज्बाती बालीदगी बख्शने के लिए कुछ अश्लोक हैं जो उसके अंदर शामिल हुए हैं ग्रंथ साहब में। बाबा जी के बाद जो गुरु आए उनकी ज़रूरत क्या थी और उनको चुनने का तरीका क्या था? चुनने का तो तरीक़ाकार यही था कि जो गुरु हैं वो नॉमिनेट कर देते हैं किसी को। अब ये और बात है कि बाबा जी ने अपने बेटे को नॉमिनेट नहीं किया, उन्होंने लैना को नॉमिनेट किया। बेटा, क्या वजह थी? उन्हें वो जौहर लैना के अंदर नज़र आए, और ये हम आगे भी देखते हैं। यानी अगर बाबा जी ने लैना को किया तो श्री चंद जो बाबा जी के बेटे थे वो नाराज़ हुए, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया लैना को। लैना के बाद अमरदास आए, अमरदास ने गुरुदास को किया, गुरुदास ने अर्जुन देव जी को किया, अर्जुन देव जी फिर गुरुदास के बेटे थे। अर्जुन देव जी के जो भाई थे वो नाराज़ हो गए बहुत ज़्यादा, पृथ्वी। उन्होंने बल्कि ये किया कि उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई, अर्जुन देव जी के ख़िलाफ़, और ख़ुद अपनी कंपाइल करना शुरू कर दी एक ग्रंथ। अच्छा। या अपने श्लोक जो हैं वो कंपाइल करना शुरू कर दिए, और अच्छी खासी तादाद को इकट्ठा करे लोगों। अर्जुन देव जी ने बहुत से शहर बसाए, अर्जुन देव जी ने बहुत काम किया। अर्जुन देव जी अमृतसर और हरगोबिंदपुर और बहुत से जो शहर बसाते फिर रहे थे, वो लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। दूसरी तरफ वो जहांगीर के साथ उनकी एक मखासमत चल रही थी, और इस दौरान में उन्हें पता चला कि उनका भाई पृथ्वी चंद जो है वो सारे वो फॉलोअर्स को उसे लेके जा रहे हैं अपने शो को। तो बल्कि ग्रंथ साहब के कंपाइल करने की बहुत बड़ी वजह भी यही थी कि डिसिडेंट्स को या ना मानने वालों को, मैंने एक गुरु अगर दूसरे को नॉमिनेट कर देता है, बता देता है, गुरु बना देता है, तो जो आसपास वाले जानशीनी की जंग लड़ना शुरू कर दें। इसलिए उन्होंने फिर ग्रंथ साहब को कंपाइल किया, ताकि वो उस सारे सिख मत के उसूल ग्रंथ साहब के अंदर शामिल हो जाए। और ये सिलसिला बाद में चलता रहा। आने वाले जो गुरु हरगोबिंद राय ने भी ये किया, तेग बहादुर ने भी ये किया। उन्होंने जो मुख्तलिफ लोगों ने वो हिम्स वो सब ग्रंथ के अंदर शामिल करते रहे। इवेंचुअली ग्रंथ साहब अब गुरु ग्रंथ साहब कहलाती है, वो आखिरी गुरु। उसके बाद उन्होंने इसे क्लोज़ कर दिया कि कोई गुरु नहीं बनेगा। तो ये जानशीनी नॉमिनेशन के ज़रिए होती थी, नॉमिनेशन के ऊपर एतराज़ भी होते थे। यहाँ तक हुआ कि आलमगीर ने 2 जानशीन अपने पास बुलवा लिए, जो कि और अपने प्रोटेक्शन में रख लिए कि सिख मत के अंदर जानशीनी का जो भी मसला होगा, एक्चुअली जानशीन तो मेरे पास ही होंगे ना। हर राय के बेटे को बुला लिया उन्होंने। और ऐसे ही एक गुरु थे जिन्होंने धर्मल जो डिसिडेंट थे, ऐसे ही राम राय थे वो डिसिडेंट थे, इनको अपने पास बुला लिया। फिर ये हुआ कि वो जो हरिशंकर थे वो जल्दी फौत हो गए, उन्हें स्मॉल पॉक्स का कोई मसला हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने किसी और को नॉमिनेट कर दिया। गुरु को अपने भाइयों को एक को नॉमिनेट नहीं होने दिया। तो ये नॉमिनेशन की जो मामला थे सिख मत के अंदर बहरहाल चलते रहे बाबा जी के बाद। और अगर इनका काम देखें, गुरु जो थे वो करते क्या थे? बहुत बड़ा कारनामा किया गुरु ने। जो पहले गुरु थे उन्होंने तो बल्कि ये किया कि गुरमुखी
ज़बान इंट्रोड्यूस करवाई। उन्होंने 30 अल्फ़ाबेट लिए बाबा जी के और कुछ उन ज़बानों से लिए जो उनसे मौजूदियत रखते थे और एक गुरमुखी इंट्रोड्यूस करवाई। अब गुरमुखी इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा कारनामा इसलिए था कि एक तरफ अरेबिक है, एक तरफ संस्कृत है। आम लोग दोनों को नहीं समझते, जिसको वो समझते हैं वो गुरमुखी, इसलिए उनका पैगाम दिलों तक पहुंचा गुरमुखी के ज़रिए। एक तो ये कारनामा था। फिर लोगों को पूरे हिंदुस्तान में इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा कारनामा था। फिर मुग़ल बादशाहों के ख़िलाफ़ जैसे इन्होंने जद्दोजहद की है उनके जुल्म के ख़िलाफ़, ये बहुत बड़ा कारनामा था। फिर गाहे गाहे पंजाब में पंजाबियों को इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा कारनामा था। फिर इन लोगों ने जैसे सिख मज़हब के कोड डेवलप किए हैं, यानी गुरु गोबिंद ने जैसे जैसे वो कोड डेवलप किए हैं, वो एक बहुत बड़ा कारनामा था। लॉयल्टी बहुत बड़ी बात थी, जैसे लोगों की, जैसे एक स्टेज पे जब खड़े होकर उन्होंने कहा तो 20,000 लोगों ने कहा जी हम आपके साथ हैं इस जुल्म के ख़िलाफ़। तो ये ग्रेजुअली सिख मज़हब के अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं। पंजाबी का ओरिजिन कैसे होता है? वो भी सिखिज़म के साथ होता है? नहीं, पंजाबी 1100 साल पुरानी ज़बान है। पंजाबी आई है दारदिस्तान की ज़बानों से। ठीक है। कुछ लोग इख्तलाफ करेंगे, सौबिस मिला, लेकिन ये आई है दारदिस्तान की ज़बानों से। शिना, खवार, ब्रुशस की उन ज़बानों से, दारदिस्तान की ज़बानों से। ये इसलिए भी है कि दारदिस्तान में भी सबसे पुराना रिलीजन है जो हम पहले बात कर चुके हैं, वह है शामनिज़म। जो चंगेज़ खान भी शामिल था, यहाँ भी शामनिज़म। इस खित्ते में हिंदुइज़म से भी पुराना रिलीजन अगर कोई है तो वो शामनिज़म है। ठीक है। और वहाँ से पंजाबी निकली है। पंजाबी और सिंधी और सराइकी, इन ज़बानों का ओरिजिन दारदिस्तान की ज़बान है। अब वो शिना है या नहीं है इस पे बहस हो सकती है। शिना भी एक डेवलप्ड लैंग्वेज है, लेकिन ये आई हैं दारदिस्तान की ज़बानों से।